afternoon. Welcome to Bajirao Reddy Institutes. टुडे एनालिसिस के अपने लगातार चलते हुए प्रोग्राम के तहत आज हम 6 सितंबर 2023 की घटनाओं को 2023 की न्यूज़ को जो विभिन्न प्रमुख न्यूज़ समाचार पत्रों में जैसे कि द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, द इकोनॉमिक्स टाइम्स और प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरोस के समाचारों को हम अपने सिलेबस और उसकी सिलेबस के आधार पे जो प्रश्नों की गहराई है उसको ध्यान में रखते हुए हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जब हम इसको आगे देखते हैं कि कौन कौन से न्यूज़ हैं, तो वैसे तो ढेर सारे न्यूज़ हैं, आप देखते होंगे, क्योंकि न्यूज़पेपर तो विभिन्न सारे लोगों के लिए होता है। लेकिन यूपीएससी के सिलेबस को लेके अगर हम ध्यान दें तो 4 प्रमुख जो लगता है जिन पे एनालिसिस करने की ज़रूरत है। कुछ और समाचार हैं जो अभी रन ऑनगोइंग प्रोसेस में हैं, जैसे आसियान का या G20 होने वाला, तो ये सब अभी चल रहा है। जब वो कॉन्क्रीट फॉर्म में आ जाएगा तो उस पर उसकी चर्चा की जाएगी। ठीक है, लेकिन उन सब को अगर हम एक संश्लेषित करते हैं तो 4 न्यूज़ आते हैं। पहला, इंडिया यानी भारत, ये एक नया मुद्दा हो गया है। ऋग्वेद से लेकर भारत के संविधान तक राष्ट्र के नाम का संक्षिप्त इतिहास, ये इस समय थोड़ा सा हार्ड टॉपिक है। वो इतना बड़ा मुद्दा तो नहीं है, लेकिन इसमें कुछ पहलू है, उसको हम समझेंगे। ठीक है, जब आएंगे तब। दूसरा है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्रिप्टो करेंसी एवं फिनटेक पर एक जो फिनटेक फेस्टिवल हो रहा है मुंबई में। फिनटेक मतलब फिनेंशियल टेक्नोलॉजी, जिसमें आप डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी, पेमेंट बैंक, यूपीआई जो आप ऑनलाइन ये सब ना करते हैं, उसका पूरा संयुक्त रूप से फिनटेक है, उससे जुड़ा हुआ है कि उनमें उन्होंने क्या कहा है। तीसरा है, जल जीवन मिशन ने एक नवीन उपलब्धि हासिल की है। 13 करोड़ परिवारों को जल जीवन मिशन के तहत शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है, ये देखेंगे। और अगला जो है वो द हिंदू का आर्टिकल, उसमें एक्सप्लेनेशन में था इकोसाइड का मुद्दा। ठीक है, कि इकोसाइड या उसको इंग्लिश में इकोसाइड, हिंदी में अगर उसका तर्जुमा या ट्रांसलेशन करेंगे तो पारिस्थितिकी हत्या को अपराध घोषित करने के लिए प्रयास चल रहा है अंतर्राष्ट्रीय। तो ये समझेंगे कि क्या है, कैसे है, क्या है। ठीक है, चलिए अब समय का नुकसान करते हुए पहला न्यूज़ देखते हैं। पहली न्यूज़ है, इंडिया यानी भारत, यानी इंडिया दैट इज़ भारत। यही वर्ड यूज किया गया है एग्जैक्ट आपके संविधान के आर्टिकल 1 में, कि जब आर्टिकल 1 ये बताता है कि भारत या इंडिया क्या है। ठीक है, तो इंडिया दैट इज़ भारत, यानी जो इंडिया है वही भारत है। तो इसमें हम ये देखेंगे कि क्या मामला है, क्यों इशू हो गया। जैसे अगर हम इसको संक्षिप्त में देखें तो अभी G20 का जो सम्मेलन हो रहा है, भारत की राष्ट्रपति ने एक इनविटेशन भेजते हैं विभिन्न देशों के गणमान्य व्यक्तियों को, राष्ट्राध्यक्षों को। तो उसमें पहले जो परंपरा चली आ रही थी एक सामान्य तौर से, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा रहता था और हिंदी में भारत का राष्ट्रपति। इस बार इंग्लिश में प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया, तो जिसका विरोध किया गया। ठीक है, क्यों किया गया, क्या किया गया, उसमें यह है कि संविधान में क्या कहा गया है ये देखना है। ऐसे मामले में क्या कोई सुप्रीम कोर्ट का, जैसे संविधान का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, एक तो उसका लिखा हुआ भाग, और दूसरा अगर उस मामले में सामान्य व्याख्या क्या है, और अगर कोई विवाद है तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसका क्या व्याख्या की है। ठीक है, तो अगर आप संविधान पढ़ते हैं तो एक्चुअल मीनिंग संविधान का आता है कि उसमें लिखा क्या है। अगर कोई विवाद नहीं रहा तो उसकी सामान्य परिभाषा या जो परिभाषा चली आ रही है विभिन्न विधि विशेषज्ञों द्वारा, विभिन्न विद्वानों द्वारा, सरकार द्वारा, अगर कहीं विवाद है तो उसकी व्याख्या या उसका क्या सुप्रीम कोर्ट का उस पर क्या मत है, यही अंतिम होता है। ये जो हमारी संवैधानिक संरचना उसमें है, तो उसका क्या मत है। फिर प्रश्न ये आता है कि भारत का नाम कैसे पड़ा, है ना। इंडिया का नाम तो आप लोगों को पता है कि ये भाई जाहिर सी बात है अंग्रेज़ी नाम है, बहुत पहले उसका था, लेकिन जो मूल रूप से आया उसका नाम वो अंग्रेज़ों ने दिया। ठीक है, तो वो भारत का नाम का कहाँ कहाँ उल्लेख है, कैसे वो हमारे परंपराओं और संस्कृतियों से जुड़ा हुआ है, और उससे एक अन्य, मतलब ये तो सब है, इससे हमें ये जानना है
कि ये जो भारत, इंडिया या मुंबई का, बॉम्बे का मुंबई, या कलकत्ता का कोलकाता, चेन्नई मद्रास का चेन्नई, या वर्मा का म्यांमार, या इसी तरह के नाम जो हैं, जो कॉलोनियल नाम हैं जिसको कहते हैं, या जो चर्चित नाम रहे हैं या चलते रहे हैं, उसको बदलने के लिए पीछे क्या वजह है, क्यों बदलने का प्रयास किया जाता है। आखिर मान लिया लोग कह रहे हैं कि नाम बदला जा रहा है, तो नाम बदलने के पीछे वजह क्या होती है, एक जनरल, ठीक है, हो सकता है इसमें एक तरह से विवादित भी मुद्दा है, क्योंकि विवादित है तभी तो मुद्दा बना, लेकिन इसमें यह है कि हमें एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए कि अब जैसे अगर आपका यही प्रश्न ही आ जाए तो आप छोड़ तो दोगे नहीं कि विवादित मुद्दा है, आपको लिखना है। और एक यूपीएससी के एस्पिरेंट की जिम्मेदारी होती है कि बहुत सारे सोशियो इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्टिंग इश्यूज़ होते हैं। कॉन्फ्लिक्टिंग इश्यूज़ मतलब एक ही इशू को लेकर एक से ज़्यादा मत होते हैं और वो दोनों मत बड़े स्ट्रांग होते हैं, उसमें आपको बीच का रास्ता अपनाना होता है, या जो सही रास्ता होता है उसको अपनाना होता है, ठीक है। तो उसके लिए सही रास्ता ये है कि जो प्रावधान है वो जो संवैधानिक प्रावधान है और जो उसकी सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या है वो, और उस दौरान हम अपने पूर्वाग्रह या विचारों को नहीं लाएंगे। अगर मैं इस बात को पूछूं क्यों, थोड़ा सा ये डिटेल में बता रहा हूं कि ये आपको आगे लिखने में भी, अपने प्रश्नों के दौरान, ऐसे लिखने के दौरान भी आता है कि कई बच्चे अपने पूर्वाग्रह से उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। अभी जो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति हैं CJI DY चंद्रचूड़ जी, उनको कोई बात कही गई थी तो उन्होंने कहा था कि जब हम निर्णय दे रहे होते हैं तो एक जज के रूप में हमारा कोई भी विचार हो सकता है, लेकिन जब हम जजमेंट दे रहे होते हैं तो हम जजमेंटल नहीं हो सकते हैं। यानी जब आप किसी विषय पर कोई विचार रख रहे हों, आप जो प्रश्न लिखते हैं वो भी तो एक तरह से इस सोशियो कॉन्फ्लिक्टिंग इश्यूज़ में आप निर्णय ही दे रहे होते हैं, तो उसमें जजमेंटल नहीं होना, उसमें हमारा कोई प्रेजुडाइज नहीं होना है, ठीक है। तो आज चलिए देखते हैं। इसमें पहला है कि मुद्दा क्या है। क्या है मुद्दा भाई, क्या है मुद्दा? भारत के विपक्षी राजनीतिक दल G20 राजभोज, देखिए यही है, यही से थोड़ा सा चला है, द प्रेसिडेंट ऑफ भारत, इसको लेके विपक्षी दलों द्वारा आलोचना लगा की आ रही है कि यह कहीं ना कहीं भारत का, इंडिया का नाम बदलने का, यानी जो भारत है या जो इंडिया है उसका नाम केवल भारत करने की तरफ प्रयास चल रहा है। हालांकि सरकार ने क्लैरिफाई कर दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो वो मुद्दा वही ख़त्म हो गया। हम समझें कि एक जागरूक नागरिक के रूप में और एक सामान्य व्यक्ति, यानी सामान्य व्यक्ति के साथ साथ हम चूँकि सिविल सर्वेंट की तैयारी कर रहे हैं तो वैसी सोच, तो ये है, ये मुद्दा दिया था, ये तो देख ही रहे हैं कि इसमें आधिकारिक तौर से प्रेसिडेंट ऑफ भारत, अब अगर मैं इसको हिंदी इंग्लिश का प्रेसिडेंट ऑफ भारत का हिंदी में कर दोगे तो भारत का राष्ट्रपति लिखेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा, क्यों, यही लिखा ही जाता है। इसलिए मैंने इसको इंग्लिश में ही लिखा, हिंदी को भी इंग्लिश का जो लिखा गया है प्रेसिडेंट ऑफ भारत, इसलिए लिखा है कि आप इसको समझ सको। और यही अच्छाई है कि दोनों एक ही तो हैं, कोई अंतर नहीं, संवैधानिक दृष्टि से भी कोई अंतर नहीं है, ठीक है। ये बातें कैसे है, इसमें आधिकारिक तौर पर मुद्दा है कि आधिकारिक तौर पर देश का नाम इंडिया से भारत में बदलने की संभावना के बारे में चर्चा शुरू हो गई थी, ठीक है, ये मुद्दा है। अब आगे आते हैं कि अब दूसरा प्रश्न है कि संवैधानिक प्रावधान क्या है। तो संवैधानिक प्रावधान बिल्कुल स्पष्ट है। आर्टिकल 1 संविधान का अनुच्छेद 1 ये कहता है कि इंडिया दैट इज भारत, ठीक है। अब जो नाम है, जैसे जिसको हम इंडिया कहते हैं उसी को भारत कह सकते हैं, जिसको भारत कहते हैं उसी को इंडिया कह सकते हैं, और दोनों संवैधानिक रूप से सही है। तो उसमें इंटरचेंजेबली किसी का भी प्रयोग किया जाए तो इसको कोई संवैधानिक रूप से कोई गलती नहीं है। हाँ, अब अगर ये मान रहे हैं कि इसको चेंज करना है, ये करना है, वो अलग बात है, जिसको सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उसको क्लैरिफाई किया। सरकार ने कहा कि नहीं, हम इसको जो है, हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है, इसमें कोई ये नहीं, संवैधानिक रूप से दोनों चीज़ें मान्य है, ठीक है। अब अगर देखते हैं कि इसी तरह की मांग उठी थी, विभिन्न स्तर पे इस तरह की मांग उठती रहती है कि इंडिया नाम जो है वो कॉलोनियल मानसिकता, यानी जो औपनिवेशिक शासन द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा दी गई बात थी, ठीक है। इसलिए
उसको बदल के नाम भारत कर देना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन से इंडिया हटा देना चाहिए। पहली बात कि किसी कॉन्स्टिट्यूशन से इस तरह के किसी शब्द को हटाने के लिए उसकी संशोधन की प्रक्रिया और संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। आप अगर चाहते हैं कि भारत का नाम केवल भारत रहे, केवल इंडिया रहे, हिंदुस्तान रहे या कुछ भी और रहे, ठीक है, उसके लिए आपको संविधान का संशोधन करके आर्टिकल 1 में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कोई मुद्दा ही नहीं। हाँ, आप भारत और इंडिया दोनों को एक मानते हैं तो वो संवैधानिक रूप से सही है और कोई दिक्कत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जून 2020 में एक याचिका आई थी, इसके पहले भी एक याचिका आई थी लेकिन वो खारिज हो गई थी। जो लेटेस्ट याचिका जून 2020 में आई थी, इसमें एक मांग की गई थी क्या कि इंडिया को हटाने और इस देश के नागरिकों को औपनिवेशिक अतीत से छुटकारा पाने की सुनिश्चित करने के लिए केवल भारत को बनाए रखने की मांग की जाने वाली जनहित याचिका थी। एक जनहित याचिका थी जिसमें यह कहा गया था कि औपनिवेशिक अतीत को हटाया जाए और उसके लिए जरूरी है कि इंडिया हटा के संविधान में केवल भारत किया जाए। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन बड़ा था। उसने पहले तो ये याचिका खारिज कर दिया और कहा वही इस प्रश्न का जवाब है, इस मुद्दे का, कि इंडिया को संविधान में पहले ही भारत कहा गया है, यानी संविधान में ही इंडिया को भारत कहा गया है, तो वो तो दोनों एक ही है, इसमें कोई समस्या नहीं है। ये हो गया कानूनी पहलू। अब थोड़ा सा देखते हैं कि भारत की जो बात आती है इसके पीछे क्या है, कि क्यों हमारा भारत को लोग, जो आम लोग जो हैं, उसको ज़्यादा कहते हैं कि इसको रखा जाए। जैसे इन्होंने ही याचिका दायर की तो इसके पीछे इनका वजह क्या रहा, उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, भारत नाम कहाँ से आया आप सब लोग जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है कि भारत को एक ऐसे पौराणिक उसमें जो है, इसमें पुराणों में भी है, महाकाव्य महाभारत में भी है, प्राचीन ग्रंथों में है, इसमें कहा गया है कि भारत वर्णन दक्षिणी समुद्र के दक्षिण में और बर्फीले उत्तरी क्षेत्र के बीच स्थित के रूप में किया गया है। सामाजिक वैज्ञानिक कैथरीन क्लेमेंटिन ओझा ने कहा कि भारत की व्याख्या एक ऐसे शब्द के रूप में की जाती है जो राजनीतिक या भौगोलिक के बजाय एक धार्मिक या सामाजिक सांस्कृतिक इकाई है। यानी कि इनका कहना है कि भारत एक राजनीतिक या भौगोलिक उपाय के रूप में न हो, क्योंकि लोगों का मानना है, इस पर अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन एक सामाजिक सांस्कृतिक इकाई थी, इसको लेकर किसी को कोई विवाद नहीं है। अब ये मत हो सकता है, कुछ लोगों का मत हो सकता है कि भारत जो है बहुत बाद में भारत राष्ट्र बना, पहले बना कुछ लोग, लेकिन एक सामाजिक सांस्कृतिक इकाई के रूप में भारत एक अलग पहचान रखता था। ये बात तो दोनों पक्ष मानते हैं। ठीक है, और इसमें बड़ी अच्छी बात जो कहा गया है, अगर भारत नाम को लिखें तो प्राचीन राजा भरत ऋग्वैदिक काल में जो हुए थे उनका है। इसमें हमारे पूर्व प्रधानमंत्री और पहले प्रधानमंत्री जो है जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था, वो बड़ी अच्छी बात है कि भारत की मौलिक एकता, फंडामेंटल यूनिटी ऑफ इंडिया, इसलिए मैंने इसमें इंग्लिश में कह दिया क्योंकि ये अनुवाद भारत की मौलिक एकता है, लेकिन उसका उन्होंने इंग्लिश में लिखा है फंडामेंटल यूनिटी ऑफ इंडिया, प्राचीन काल से अस्तित्व में है। उन्होंने इस एकता को साझा आस्था और साझा संस्कृति के रूप में उजागर किया, जहां इंडिया को अक्सर पवित्र भूमि भारत के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ये अवधारणा कहीं ना कहीं सांस्कृतिक अवधारणा रही है और इसलिए वो लोगों के ज़्यादा करीब रही है। ठीक है, अब अगर आप पूछिए कि अंग्रेज़ ने इंडिया नाम दिया तो उसके पहले कुछ न कुछ तो नाम दिया जाता रहेगा। हालांकि इंडिया नाम भी इतने समय से चला है, इतना वो रहा है और संवैधानिक रूप से वो चीज़ें हैं, तो हमें उन दोनों में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और वैसे भी दोनों, अगर मैं एक अभी मैप खोल दूं और पूछूं कि इसका नाम क्या है, तो उसी का कुछ लोग भारत बताएंगे, कुछ लोग इंडिया बताएंगे, कुछ लोग हिंदुस्तान बताएंगे। ठीक है, तो हिंदुस्तान का वर्ड तो नहीं है हमारे संविधान के रूप में, लेकिन इंडिया और भारत दोनों एक ही है, ये बात बताता है। ठीक है, क्योंकि पर्यायवाची शब्द क्या होता है, सेमनेस ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी एक ही शब्द जो एक चीज़, जैसे मुझे देख के कोई आदमी कहेगा, कोई मैन कहेगा, लेकिन है तो दोनों एक ही है ना, इसी तरह की चीज़ें हैं। अब एक थोड़ा सा जो इशू है, मैं इसको यहाँ पे क्यों क्लियर करना चाहा कि मैं कर दूं, कि इसके पीछे ये पहले से भी होता रहा है, कई और भी नाम बदले गए हैं।
ये देश के नाम की बात नहीं है, और भी कई देशों के नाम बदले गए हैं। जैसे वर्मा का नाम, पहले वर्मा जानते थे, उसका नाम क्या हो गया है, म्यांमार हो गया है। श्रीलंका पहले सिलोन था, नहीं सॉरी सिलोन तो उसका था। कुछ और ऐसे देश हैं, नाम नहीं याद आ रहा है, जिनके भी नाम बदले गए हैं। ठीक है, अगर भारत में शहरों का नाम देखा जाए तो पहले बॉम्बे, हम लोग बचपन में थे तो बॉम्बे कहा जाता था। अब अंग्रेजी में या हिंदी में दोनों में मुंबई कहा जाता है। पहले कलकत्ता कहा जाता था, अब कोलकाता लिखा जाता है। पहले मद्रास कहा जाता था, पहले के लोग मद्रास ही उसको अभी भी कह देते हैं, लेकिन अब वो चेन्नई कहा जाता है। इन सब के पीछे ये जो नाम को, प्राचीन नाम या जो है, ये एक अवधारणा कही जाती है, वह अवधारणा एक तरह से लोकलाइजेशन से जुड़ी हुई है। और यह वैश्वीकरण के संदर्भ में, ग्लोबलाइजेशन की अवधारणा जैसे जैसे बढ़ी, उस संदर्भ में और ज़्यादा बलवत होती गई और ज़्यादा मजबूत हो गई। ठीक है, तो इसके पीछे वजह क्या है समझ लीजिए, कि प्राचीन नामों को अपनाने की मांग क्यों हो रही है, क्यों होती है, क्योंकि लोग अपनी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और सम्मान देने के लिए प्राचीन नामों के उपयोग की वकालत कर सकते हैं। ठीक है, कि प्राचीन नाम हमारे प्राचीन संस्कृति और उसके विरासत की वकालत करते हैं। जैसे लोग जो है अगर मुंबई नाम दे रहे थे, क्यों, क्योंकि वो उनके मराठा लोगों की जो महाराष्ट्र मराठी जो लैंग्वेज की भाषा या परंपरागत भाषा वो थी, उनको लगता था कि बॉम्बे तो बाद में दिया गया नाम है। ठीक है, इसी तरह से कुछ मामलों में प्राचीन नामों का उपयोग राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय पहचान के दावे से भी जुड़ा हुआ है। कई देश औपनिवेशिक शासन के अधीन थे, जैसे भारत भी था, और जिसके दौरान औपनिवेशिक शक्तियां अक्सर स्थानों और संस्थाओं पर अपना नाम थोपती थी। प्राचीन नामों की मांग इस औपनिवेशिक विरासत की अस्वीकृति और सांस्कृतिक पहचान की पुनः प्राप्ति हो सकती है। ठीक है, इसका मतलब कुल मिला के जो इस तरह के प्राचीन नाम की मांग उठती रहती है, उसके पीछे वजह क्या है कि सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और इतिहास और संस्कृति को जड़ों से जोड़ने की बात होती है। ठीक है, लेकिन अगर आप देखें तो इंडिया भी कोई आज का तो है नहीं, और उसके पुराने, कुछ लोग कहते हैं कि पुराने भी नाम रहे हैं। अब इसमें यह है कि आपको क्या लिखना है, वो तो पहले ही बता दिया गया है कि संवैधानिक प्रावधान जो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते हुए ही यह कह दिया था क्या, कि संविधान में ही इंडिया को भारत कहा गया है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों कहिए, कोई समस्या नहीं। हम ये इसलिए बता रहे हैं कि क्यों इसी तरह की मांग आ रही है। हो सकता है किसी और पुरानी चीज़ों की नाम बदलने की मांग आती है, तो उसके पीछे वजह ये होता है। अब इसके लोग विरोध भी करते हैं कि इससे उग्र राष्ट्रवाद और इस तरह का होता है, वो दूसरा मुद्दा है, वो सोशियोलॉजी का मुद्दा है, वो पॉलिटिकल इश्यूज़ का मुद्दा है, वो करंट अफेयर और जीएस का मुद्दा नहीं है। उतनी गहराई तक या उस तरह के कॉन्फ्लिक्टिंग इश्यूज़ जो है आप ऑप्शनल में पढ़ते हैं। ठीक है, तो अपने आप को वहाँ तक रोक लीजिए कि ये कहाँ क्यों होता है और क्या होना चाहिए, वही जो संवैधानिक है, जो संविधान की जो सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या की गई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला न्यूज़ जो है, यह वित्त मंत्री सीतारमण ने क्रिप्टो परिसंपत्ति सहित फिनटेक जो कंपनियों जो है फिनटेक व्यवस्था के लिए उसके महत्व और उसकी चुनौतियों पर प्रकाश डाला है। इसमें आप समझिए कि क्रिप्टो करेंसी और फिनटेक इंडस्ट्री का महत्व क्या है, क्या इसमें आप, वैसे तो ये बहुत बड़े एक फील्ड का, बहुत बड़े कैनवास का एक छोटा सा हिस्सा जहाँ से आप पाएंगे, और संभव भी नहीं होता है कि पूरे फिनटेक और ये सारा चीज़ अगर जोड़ेंगे देखेंगे तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक शब्द है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, भारत का उस पे बल है। उसमें क्या क्या है, उसमें है यूपीआई है, उसमें डिजिलॉकर है, उसमें इसी तरह के डिजिटल पेमेंट हैं, उसमें डिजिटल करेंसी है, उसमें मेडिकल हेल्थ है जो डिजिटल माध्यम से हो रहा है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें भारत ने बहुत उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। और जैसे एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ना, सड़क, रेल, परिवहन, उसी तरह से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी होता है। यह भी किसी देश की व्यवस्था का महत्वपूर्ण योगदान देता है। भारत उसको अपने डिप्लोमेसी में इस्तेमाल कर रहा है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस पर G20 पर भी भारत का बल रहेगा कि शोकेस करना है। देखे होंगे कई देश के लोगों को, कई देश के राष्ट्राध्यक्षों को
वह G20 से पेमेंट करवा रहे होंगे। और वो बहुत बड़े मुद्दा है। यहाँ पे जो मुद्दा इन्होंने डिस्कस किया है वो थोड़ा सा संक्षिप्त में बता देते हैं कि इसमें हम ये जानेंगे कि फिनटेक क्या होता है, इसमें क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी समस्या क्या होती है, उसके लिए वो करने की बात कर रही हैं। और इसी फिनटेक, क्रिप्टो करेंसी और उससे जुड़ा हुआ जो डिजिटल मुद्रा से जुड़ा हुआ एक और मुद्दा है जिसको लेकर भारत जुड़ा हुआ है, भारत के हितों से बहुत बढ़िया जुड़ा हुआ है, रेमिटेंस। भारत लगभग 2022 में $100 अरब का रेमिटेंस प्राप्त किया है। और दुनिया में लगभग जो है जो ट्रांजिशन होता है एक देश से दूसरे देश में वो $20 ट्रिलियन होता है। और उसमें $20 ट्रिलियन ट्रांजिशन करने में लगभग 120 अरब डॉलर का खर्च होता है। यानी आप समझिए कि अगर भारत में $100 अरब आ रहा है तो उस पे कहीं ना कहीं यानी $600 मिलियन जो लोगों ने, हमारे अपने लोगों ने अपने देश में पैसा भेजा उसके लिए अलग से चुकाया। तो ये कहीं ना कहीं बड़ा 600 मिलियन बड़ा राशि हो जाती है। जब इसको रुपए में करेंगे तो करीब 5000 करोड़ रुपए हो जाती है। ठीक है, तो छोटी मोटी राशि नहीं है और रेमिटेंस बढ़ेगा ही। तो ये भी हमारे लिए एक महत्वपूर्ण है, इस पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें क्या है। भारत की वित्त मंत्री क्या बोल रही हैं कि ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल चल रहा है मुंबई में। इसमें उन्होंने कहा कि कैसे इन चुनौतियों, कौन सी चुनौतियों, जो क्रिप्टो करेंसी के रूप में चुनौती आ रही है, जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के समक्ष आ रही है, और जो क्रॉस बॉर्डर जो है ट्रांजिशन होता है, ट्रांसैक्शन होता है पैसों का, उसके लिए जो बाधाएं आती है, जो पैसे आते हैं, खर्च आता है, उसको लेकर उन्होंने चर्चा की। उसी तरह से उन्होंने साइबर खतरे जो ऑनलाइन पेमेंट या इस तरह के ऑनलाइन फ्रॉड और उस पर चर्चा। उन्होंने कहा कि इसके लिए सहयोगात्मक प्रयास करने की आवश्यकता है और फिनटेक उद्योग, फिनेंशियल टेक्नोलॉजिकल उद्योग से उपयोगकर्ता डेटा और वित्तीय लेन देन की सुरक्षा के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा निवेश करने का आग्रह किया है। ठीक है, अगर हम देखें कि वित्त मंत्री जी ने जो मुख्य बातें की, ये क्यों बढ़ा रहे हैं, इससे क्या होगा कि जो अभी आपको जो G20 में भारत क्या क्या चाहता है उसके बारे में थोड़ा सा समझने में आपको सहूलियत मिलेगी। जैसे उन्होंने कहा कि भारत वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र को समावेशी, लचीला और टिकाऊ बनाने में नेतृत्वकारी भूमिका कर सकता है। हमारे पास उपकरण हैं। कौन से उपकरण हैं? UPI जैसा उपकरण है जो दुनिया में कह सकते हैं कि एक बड़ा ही अलग तरह का है, जो जितने भी पेमेंट सिस्टम रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र में, उसमें कह सकते हैं कि सबसे तेज, सबसे सस्ता और सबसे कह सकते हैं यूजर फ्रेंडली कोई है तो UPI है। और यह हम दुनिया को दिखा सकते हैं, इसलिए इसमें हमें वैश्विक सहयोग की ज़रूरत है। अगर हम इस अपने UPI को कुछ देशों के साथ RBI ने और उन देशों के साथ समझौता हुआ है कि वहाँ से रेमिटेंस लोग UPI के माध्यम से वहाँ के अपने जो वहाँ का नंबर है उससे अपना UPI के जोड़ के वहाँ से भारत में डायरेक्ट पैसे भेज सकते हैं, जिससे ट्रांजैक्शन कास्ट बहुत ही कम हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से वित्त मंत्री ने कहा कि G20 की अध्यक्षता के हिस्से के रूप में सीमा पार भुगतान, ट्रांस बॉर्डर पेमेंट में सुधार और जानकारी साझा करने के भारत के लक्ष्य पर भी चर्चा की है। वित्त मंत्री ने कहा कि वैश्विक वार्षिक सीमा पार भुगतान वर्तमान में $20 ट्रिलियन है और लेन देन लागत लगभग $120 बिलियन है और भारत में रेमिटेंस का अग्रणी प्राप्तकर्ता लगभग $100 बिलियन प्राप्त करता है। तो $100 बिलियन प्राप्त करेगा, $100 बिलियन ये भारत प्राप्त किया, तो इसके लिए चुकाना कितना पड़ा? $600 मिलियन, यानी लगभग इसको रुपए में कर देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि 5000 करोड़ रुपया इतना चुकाना पड़ा हमारे अपनों को, अपना पैसा, अपनी गाढ़ी कमाई को भारत में अपने लोगों को भेजने के लिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर हम इसको कम करेंगे
तो ये पैसा ज़्यादा हमारे देश में आता, हमारे देश के लोगों के पास आता। ठीक है। दूसरा जो है, उन्होंने कहा कि जो IMF और FSB जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने क्रिप्टो करेंसी पर पेपर जारी किए हैं और उन्हें वित्तीय प्रणाली की अधिक सामयिक बनाने में फिनटेक की भूमिका पर भी जोर दिया। अब देखिए, क्रिप्टो करेंसी, भले यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी कहा जाता हो, लेकिन उसको क्रिप्टो एसेट सही शब्द है, क्योंकि करेंसी यानी मुद्रा, और मुद्रा किसी न किसी देश की होती है, उसके पीछे उस देश का वो होता है, आधार होता है। और जिस तरह क्रिप्टो करेंसी यानी बिटकॉइन आदि जो चीज़ें होती हैं, जो प्राइवेट क्रिप्टो एसेट है, उनका कोई आधार नहीं होता है। हालांकि RBI जो CBDC सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, वह करेंसी है, डिजिटल करेंसी है। ठीक है। तो वित्त मंत्री ने कहा कि यहाँ पे हमें जो प्राइवेट इस तरह के क्रिप्टो एसेट हैं, उनसे होने वाली समस्याओं, क्योंकि RBI के वर्तमान गवर्नर ने कहा है कि यह क्रिप्टो करेंसी पर यानी क्रिप्टो एसेट या क्रिप्टो करेंसी पर उस पर अगर हम ध्यान नहीं दिए तो ये भविष्य में आर्थिक तंत्र के लिए, दुनिया के आर्थिक तंत्र को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचा सकते हैं, तो उनको रेगुलेट करने की ज़रूरत है। साथ ही में ये भी ध्यान देने की है कि ये अवसर भी दे रहा है। कैसा अवसर दे रहा है? जो वित्त मंत्री ने कि अवसर ये दे रहा है कि इससे जो फंड तेज़ी से इधर से उधर ट्रांसफ़र हो सकते हैं। अभी हाल ही में RBI ने एक फैसला किया है कि वो जो सेंट्रल डिजिटल करेंसी का उसका जो है नहीं, रुपए का डिजिटल रुपया, ई-रुपया जिसे कहते हैं, उसको जो पायलट प्रोजेक्ट के आधार पे वो चला रहा है, उसको होलसेल के आधार पे ट्रांजैक्शन करने का अलाउ हो गया। अगर ये संभव हुआ और इसका ऑनलाइन बॉर्डर ट्रांजैक्शन होने लगा उसमें जो है, तो निश्चित रूप से जो सीमा पार ट्रांजैक्शन का कास्ट है या पारेषण का कास्ट है, वो घट जाएगा और हमारा लेन देन जो है बेहतर हो सकता है। ये सिर्फ लेन देन की ही बात नहीं है। इस अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में क्या हो रहा है, कई सारे पश्चिमी देशों के जो बहुत सारी फाइनेंशियल प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, वो इसमें भूमिका निभाती हैं। स्विफ्ट जैसे, उसमें जैसे आपको किसी देश में पैसा भेजना है तो पहले उनको भेजिए, फिर वो करते हैं, उसका अपना चार्ज लेंगे लेने का, फिर वहाँ भेजने का, और उसमें टाइम भी लगता है और पैसा भी लगता है। अगर इसको ऐसा मॉडल, यानी वही जो पेमेंट का सिस्टम फिनटेक इंडस्ट्री की बार बार की ऐसा हो जाए, कोई डिजिटल माध्यम से, UPI के माध्यम से आसानी से हो जाए, लोग डायरेक्ट भेजने लगे, बीच के बिचौलिए निकल जाएं, तो एक तो बहुत आसान हो जाएगा, त्वरित हो जाएगा और लोगों का बहुत सारा पैसा बचेगा। और जब कई जगह तो ट्रांजैक्शन कास्ट 6% तक है, आपको 100 रुपये भेजना है तो 6 रुपये लग जाते हैं। ठीक है। इसी तरह पहले भारत में आप जब पेटीएम आदि आते थे, तो ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए, UPI पेमेंट करने के लिए, या अभी भी क्रेडिट कार्ड से लेने के लिए जो ग्राहक दुकानदार होता है, वो जल्दी तैयार पहले नहीं होते थे। क्यों? क्योंकि उनको 2% टैक्स देना पड़ता था कंपनियों को। लेकिन बाद में व्यवस्था बनी, NPCI आ गई कि वो अब काफ़ी कम या 0% हो गई है। उससे क्या हुआ कि अब दुकानदार को कोई दिक्कत नहीं है या UPI के तहत पेमेंट लेने में। ठीक है। इसी तरह उन्होंने ये अगला जो बात इसमें कही वो है कि कैसे वर्तमान में फिनटेक मतलब फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, वित्तीय कंपनियां, वित्तीय प्रौद्योगिकी, इसमें UPI वाली कंपनियां, NPCI यानी पेटीएम, भारत पे, फ़ोन पे, भीम और भी ऐसे बहुत सारे जो हैं, गूगल पे, बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, वो सब इसमें शामिल हैं, जो कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से फाइनेंशियल या वित्तीय सेवाएं दे रहे हैं। बहुत सारे बैंक भी देते हैं, लेकिन ये हैं जो केवल ऐसे फाइनेंशियल के ही माध्यम से देते हैं। ठीक है। इनके योगदान पर भी वित्त मंत्री ने चर्चा किया, बताया, उनका धन्यवाद। उन्होंने बताया कि कैसे वित्तीय मजबूत और गतिशील वित्तीय समावेशन उपकरण बन चुका है। यह कैसे? क्योंकि जितने नए क्रेडिट ग्राहक भारत में पिछले साल आए हैं, उसमें 36% हिस्सेदारी इनकी फिनटेक की थी। यानी जो नए डिजिटल माध्यम से लोगों ने लोन प्राप्त किया, टोटल लोन का 36%, और ईंट और मोर्टार यानी सामान्य जैसे जो आप बैंकिंग शाखाएं होते हैं, ब्रांच होते हैं, वहाँ जाके आप लेते हैं, उसकी हिस्सेदारी 22% थी। और मज़ेदार बात यह है
कि फाइनेंशियल जो टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन यानी फिनटेक जिसे बोल देते हैं, उनकी पहुंच उन क्षेत्रों में भी है, उन जगहों पर भी है जहां की क्या सामान्य बैंक की शाखाएं नहीं हैं। ठीक है, तो ये एक, और इसकी व्यापकता के मामले में भी और पहुंच के भी मामले में सामान्य बैंकिंग तंत्र जो है, जो बैंकिंग शाखाएं है, उससे ज़्यादा इनकी भूमिका है। लेकिन ये जब भूमिका है तो चुनौती भी है। चुनौती क्या है? साइबर फ्रॉड, इंटरनेट फ्रॉड, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है जल जीवन मिशन। इसमें आपको पता होगा कि 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री ने कहा था कि जल जीवन मिशन के तहत हर घर को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा, टैप के द्वारा पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ आंकड़े हैं। जब ये 15 अगस्त को किया गया था तो 3.23 करोड़ यानी 16.82, अच्छा ये ग्रामीण, 8.2 रूरल हाउस होल्ड इसमें थे, इसमें शामिल। 5 सितंबर 2023 को 13 करोड़ यानी 67.64 रूरल हाउस होल्ड इसमें हो गए हैं। ठीक है, तो ये बताता है कि ये सफलता पिछले 4 सालों में 10 करोड़ परिवारों को नल के द्वारा शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया गया है। ये तो हुई एक उपलब्धि। थोड़ी सी और उपलब्धि देख लेते हैं। उपलब्धि देखें तो ये जल जीवन मिशन क्या है, आप बता दीजिएगा कि 2019 में है, जानते ही होंगे, और इसमें लिखा रहता है, आपको PDF मिल जाएगा। इसकी उपलब्धि देखिए तो वर्तमान में 6 राज्य अर्थात इसमें जो गोवा, तेलंगाना, हरियाणा, गुजरात, पंजाब और हिमाचल प्रदेश और 3 केंद्र शासित प्रदेश 100% कवरेज हो गए हैं। यानी उनके यहाँ वही हो गया है कि उनके इन सारे इन प्रदेशों के और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी जगहों पर सभी में 100% कवरेज हो गया है। इसमें भी गोवा, हरियाणा, पंजाब, अंडमान निकोबार समूह, पुडुचेरी, दादरा नगर हवेली, दमन दीप, हर घर जल प्रमाणित राज्य केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। इसमें क्या है कि इन राज्यों प्रमाणित और वो 100% कवरेज हो चुका है और 100% प्रमाणित हो सका है। तो क्या अंतर है? क्योंकि इन राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में ग्रामीणों ने ग्राम सभाओं के माध्यम से पुष्टि की है कि गांव में सभी घर और सार्वजनिक संस्थानों को पानी पर्याप्त और सुरक्षित रूप से उपलब्ध हो गया है। यानी पहला जो इन राज्यों के 6 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें यह है कि ये सब कवरेज हो गई, सरकार बता रही। बाद में जो ग्रामीणों ने अपने ग्राम पंचायतों, ग्राम सभाओं के माध्यम से भी ये बताया है कि हाँ हमारे यहाँ पहुँच गया है। ठीक है, और जो इस तरह से चल रहा है कि देश के 145 जिलों और 1,86,800 गांव में 100% कवरेज की सूचना दे दी गई है। ठीक है, तो यानी 145 जिलों में और 1,68,000 गाँव में ये पूरी तरह से 100% हो गया है और इस दिशा में चल रहा है। इससे लाभ क्या है? बड़ी बात तो है कि ये योजना के लाभ क्या हैं। देखिए, पहली बार कि जो ये हर घर जल मिशन क्यों लाया गया था, इसके पीछे जो मेन फिलॉसफी थी वो 2-3, एक तो सामाजिक, आर्थिक और उसमें एक स्वास्थ्य संबंधी भी चीज़ें थी। और इसके पीछे एक और फिलॉसफी है, वह है कि मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स में ये प्रमुख इंडिकेटर है जिसके आधार पे किसी देश के मल्टी पावर इंडेक्स में उसका योगदान उसकी ऊपर और नीचे देखा जाता है। स्वच्छ पेयजल, टैप से वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रसोई गैस, आवास, बिजली, ये सारी चीज़ें हैं जो आपके मल्टी पावर्टी इंडेक्स में आपके इंडिकेटर को ऊपर और नीचे करता है। इसके लिए इसमें ध्यान दिया गया है। तो इसमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं? ज़्यादातर महिलाएं और बच्चियां ही ये पानी ढोती हैं, लाती हैं, क्योंकि ये एक तरह से अनुत्पादक कार्य है और ज़्यादातर अनुत्पादक कार्य सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के आधार पर महिलाओं के ही जिम्मे आता है। और कई बार तो ये देखा गया है कि एक घड़े पानी के लिए महिलाओं को 5 से 7 किलोमीटर दूर आना और जाना पड़ता था। यानी उनका सारा समय एक घड़े पानी लाने में ही बीत जाता था।
ऐसे में अब सोचिए उनका सारा समय बीत जाता था, बच्चे भी, माताएं भी जाती थी, बच्चियां भी जाती थी, तो उससे क्या होता था, एक तो महिलाओं का बहुत बड़ा समय अनुत्पादक कार्य में खर्च होता था, दूसरे बच्चियों का भी बहुत बड़ा समय जो स्कूल और विद्यालय में जाके पढ़ सकते थे वो भी वहाँ पे खर्च होता था, और तीसरे ज़्यादातर पानी का स्रोत सही नहीं होने के कारण बीमारियों के भी खतरे थे। इन सारी समस्याओं को इसमें दूर कर लिया गया। कैसे? अब जब हर घर टैप से वाटर आएगा तो जो उनको दूर जाना था वो बचेगा, और जब वो महिलाओं को का समय बचेगा तो महिलाएं उसका इस्तेमाल क्या करेंगी, उसका इस्तेमाल हस्तकला, बुनाई आदि चीज़ों में, जिसके लिए एक और योजना सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ के जो है उसमें ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ के वो अपने लिए आर्थिक काम जनरेट कर सकती हैं, जिससे उनकी घर में, परिवार में हैसियत भी बढ़ेगी और उस घर की भी हैसियत बढ़ेगी। दूसरे, उनका सामाजिक उत्थान भी होगा क्योंकि आर्थिक उत्थान होगा, और तीसरे, उनको खुद के अपने व्यक्तित्व, अपने आनंद, अपने मनोरंजन के लिए भी समय थोड़ा बहुत उपलब्ध हो जाएगा। इसी तरह से बच्चियों का भी है। उसके साथ एक चीज़ और है कि बच्चियां अब जो स्कूल से बाहर रहती थी, इसकी वजह से अब उनका स्कूल नहीं छूटेगा और वो स्कूल में पढ़ के शिक्षा प्राप्त करके एक बेहतर नागरिक, और ये बात भी कही जाती है कि एक औरत शिक्षित होती है तो एक घर शिक्षित होता है, तो इस तरह से एक आने वाली पीढ़ी में अपना योगदान हो सकता है। तीसरा जो ये है वो ये है कि इसमें जो है दीर्घकालिक स्थिरता प्राप्त करने के लिए सामूहिक भागीदारी ग्रामीण पाइपलाइन, यानी जो सामूहिक भागीदारी आधारित ग्रामीण पाइपलाइन जलापूर्ति योजनाओं के लिए कर रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि बड़े पैमाने पे रोजगार भी सृजित हो रहे हैं और लोगों में सामूहिकता की भावना आ रही है। रोजगार सृजित करना इसका उद्देश्य नहीं है, लेकिन एक लाभ ये भी है। और इसके शुभारंभ के समय 1.79 करोड़ आबादी आर्सेनिक और फ्लोराइड जैसे दूषित पेयजल से होती थी, आज वो इससे क्या हो गई है, मुक्त हो गई है। ठीक है, तो ये इसकी चीज़ें हो गई हैं। अब चलिए अगला देखते हैं। अगला है पारिस्थितिकी हत्या घोषित करने को अंतर्राष्ट्रीय प्रयास। मामला क्या है इसमें, देखिए हुआ क्या है कि जो है मैक्सिको में जो है माया ट्रेन परियोजना, माया एक सभ्यता है मैक्सिको की, बहुत पुरानी सभ्यता, उसके लिए एक ट्रेन परियोजना है जो कैरिबियन सागर से वहाँ तक जाती है। वो बड़ी परियोजना है, लगभग 20 अरब डॉलर की परियोजना है। उसको लेकर विवाद है। ठीक है, तो वो विवाद क्या है, वो विवाद के तर्म में ये बात आया है कि इकोसाइड है। तो इसमें हम क्या समझेंगे कि ये क्या परियोजना क्या है, इकोसाइड क्या है, इसको लेकर वैश्विक स्थिति क्या है, इसको लेकर भारत की क्या स्थिति है या क्या होना चाहिए। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी देखते हैं। मैक्सिको में माया ट्रेन परियोजना, इसको लेकर लोगों की मिश्रित राय है। पहली बात, ये जो ट्रेन परियोजना है इसको लेकर मिश्रित राय है। इसी तरह की आप जैसे जो भी हिमालय क्षेत्र में जो परियोजनाएं चलती हैं या कहीं बिजली बहुत बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगता है, तो ये देखिए ये सोशियो कॉन्फ्लिक्ट इशू जो आप कहा था, कॉन्फ्लिक्ट, सोशियो कॉन्फ्लिक्ट इशू है। इस पे एक से अधिक और कई बार तो विरोधी विचार हो सकते हैं, हमें उसमें सही चीज़ों को ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसको निर्माण को कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत कह सकते हैं पिरामिड जैसा मार्बल होगा, कि इतना एक बहुत ही भव्य योजना है, 20 अरब डॉलर की योजना है। ठीक है, 1525 किलोमीटर लंबी योजना है। लेकिन कुछ लोग इसे क्या कह रहे हैं कि ये मौत का भी मेगा प्रोजेक्ट है, मेगा प्रोजेक्ट ऑफ डेथ। कुछ लोग तो इसे कह रहे हैं कि ये बहुत विशाल है, बहुत भव्य भव्य परियोजना, यानी मिस्र के पिरामिडों की तरह। और कुछ लोग इसे क्या कह रहे हैं, मेगा प्रोजेक्ट ऑफ डेथ, मौत की विशाल परियोजना। ठीक है, क्योंकि ये क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इसके कारण विभिन्न सारे जो जंगल युटुकाना के उसको काटने पड़ रहे हैं, उसमें जो बहुत सारी गुफाएं हैं, जो प्राचीन चीज़ें हैं, जो पारिस्थितिकी तंत्र है, उसको क्षति पहुंच रहा है। ठीक है, इसी तरह से प्राकृतिक अधिकारों से संबंधित एक विशेष अदालत, प्राकृतिक अधिकारों से संबंधित एक विशेष अदालत ने अगस्त में कहा था, इसी अगस्त में, कि यह परियोजना पर्यावरण और इन स्वदेशी समुदायों की संस्कृति को गंभीर नुकसान पहुंचा रही है। अदालत ने कहा कि यह परियोजना पारिस्थितिकी हत्या, इकोसाइड और नृजातीय हत्या, इथनोसाइड के अपराध का कारण बनती है। यानी कि इसी तरह के काम करने के लिए जो एक अदालत थी, उसने इस प्रोजेक्ट को
इकोसाइड एवं इथनोसाइड का जिम्मेदार बताया है। आप लोगों ने सुसाइड का तो नाम सुना होगा ना, सुसाइड तो लगभग सभी लोगों ने सुना होगा, पढ़े लिखे लोगों ने। उसका हिंदी अनुवाद होता है आत्महत्या, यानी स्वयं की हत्या। जेनोसाइड नरसंहार, या उसको कहते हैं कि बड़े पैमाने पर लोगों की हत्या करना। ये सब तो चर्चित शब्द रहा है। उसी तरह का शब्द उसी तरह की भावना पे, यानी सुसाइड में लोग अपनी हत्या करते हैं, जेनोसाइड में किसी समाज विशेष की हत्या की जाती है, हत्या करने का भाव रखा जाता है। जब यही भाव पर्यावरण और अपने पारिस्थितिकी तंत्र को लेकर हो जाता है, उसको मार देने या समाप्त करने का भाव अनजाने या जानबूझकर, तो उस शब्दावली को कहा जाता है इकोसाइड। ठीक है, तो अब अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी हत्या क्या है। तो इसमें लैटिन से लिया गया है, या स्वयं के घर या पर्यावरण का विनाश है। लेकिन उसका देखिए, स्वयं के घर या पर्यावरण का मारना है। इकोसाइड का अर्थ है कि हमारे पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचाना, जैसे प्रकृति को नष्ट करना, नदियों को प्रदूषित करना। इसमें पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली बड़ी निर्माण परियोजनाएं जैसी चीजें शामिल हो सकती हैं। आर्थर ग्लैडस्टोन नामक एक जीव वैज्ञानिक ने पर्यावरणीय क्षति को नरसंहार से जोड़ा था। उसने बताया था कि पर्यावरण की जो क्षति होती है वो नरसंहार या जीनोसाइड के समान है। हमारे यहाँ भी अगर स्वच्छ और पर्यावरण और बात करोगे, पारिस्थितिकी की बात करोगे, प्रदूषण की बात करोगे, तो हमारी सुप्रीम कोर्ट ने भी आर्टिकल 21 के तहत इसकी स्वच्छ पर्यावरण, पेयजल, नदियों को व्याख्या की है। ठीक है, हालांकि उस तरह का शब्दावली प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि देखो इसको इकोसाइड क्यों कहा जाता है। साइड मतलब हत्या, यानी इकोलॉजी को एक जीवित इकाई के रूप में समझने की बात होती है, ताकि इसकी गंभीरता को समझा जा सके। वो एक नेचुरल रिसोर्स या नेचुरल उसके तहत नहीं है नेचर, वो एक जीवित तंत्र है, और अगर हम उसको विनाश करते हैं तो उसकी हत्या करते हैं। हत्या या जेनोसाइड जैसा हम दुष्कर्म करते हैं, दुष्कृत्य करते हैं। ठीक है, और हत्या और जेनोसाइड जैसा तो भाई इस तरह की चीज़ों को तो किसी भी कानून में या किसी भी नैतिक व्यवस्था में इसको उचित नहीं ठहराया जा सकता है। कुछ लोगों का मानना है कि देखिए, हमें पर्यावरण को लोगों को नुकसान पहुंचाने जितना ही गंभीर बनाने के लिए कानून में बदलाव करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो अभी कानून है वो पर्यावरण संरक्षण पे बात देते हैं, लेकिन उसमें भी बिखरा हुआ चीज़ है। अब अगर देखें कि अगर इसको लेके अपराध क्यों होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप इसे परिभाषित नहीं करेंगे, आप उस तरह के अपराध नहीं बनाएंगे, तब तक इसको लेकर विनाशक होता भी रहेगा। इसको लेकर विभिन्न मांग भी चली है। 11 देशों ने अपराध बना दिया है, 27 अन्य देशों ने इस पर चालू कर दिया है। अभी EU ने भी इस पर क्या किया है, अपराध बनाने के लिए, पर्यावरण हत्या को कानूनी अपराध बनाने के लिए कानून पास किया है। ठीक है, तो इसी तरह से ये बात की जा रही है कि अगर इकोसाइड जैसे पर अपराध जैसे वो चीज़ें रहती, तो अमेजन फॉरेस्टों का विनाश, या जो बहुत सारा समुद्र में पेट्रोलियम हादसा हुआ था, या भारत में जो आप प्रसिद्ध भोपाल गैस त्रासदी देखते हैं, इस तरह की चीज़ों से बचा जा सकता है। या चूँकि उसमें अगर कड़े प्रावधान रहेंगे तो उससे बचा जा सकता है। अब देखते हैं कि क्या भारत में क्या प्रावधान है। भारत में देखेंगे तो अभी कोई इकोसाइड को स्पष्ट रूप से कानूनी जामा नहीं पहनाया गया। देखिए, भारत में अभी अदालती फैसलों में इकोसाइड शब्द का कुछ उल्लेख किया गया है, यानी अभी इस तरह का एक मद्रास हाई कोर्ट का मामला था, उसने बात कही थी, लेकिन यह अभी तक कानून में पूरी तरह से स्थापित अवधारणा नहीं है। हमारे यहाँ पर्यावरण संरक्षण के लिए कई महत्वपूर्ण कानून हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम, जीव जंतु संरक्षण अधिनियम, बड़े सख्त वो हैं, राष्ट्रीय ग्रीन हरित न्यायाधिकरण। तो ये बहुत सारे प्रावधान हैं और सख्ती से, लेकिन जो विभिन्न पारिस्थितिकी विशेषज्ञों द्वारा कहा जाता है कि इनमें आपस में एक कोडिफिकेशन नहीं होने के कारण जो इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट चलते हैं, उसको कह सकते हो कि रोकने के लिए, कि उस प्रोजेक्ट के दुष्परिणाम को रोकने के लिए कोई विशेष स्पष्ट कानून नहीं है। इसलिए
बहुत सारे पर्यावरणविद कहते हैं कि भारत को भी, चूँकि भारत में भी बहुत तेज़ी से विकास हो रहा है और भारत में दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी रहती है, हमारा बहुत सारा पर्यावरण तंत्र खतरे में है। ऐसे अभी कुछ दिन पहले मांग उठी थी जो है कि जो पश्चिमी घाट को लेके, अभी कल ही एक न्यूज़ हमने देखा था कि हिमालयन उसमें जो है उसके पारिस्थितिकी मूल्यांकन करने की बात हो रही है, उसकी वहन क्षमता की। तो कुल मिला के मांग ये हो रही है कि इन सारे जो कानून हैं भारत में, इनको कोडिफाई करके एक इकोसाइड जैसा व्यवस्था कर दिया जाए, या कम से कम कोडिफाई कर दिया जाए। क्योंकि अगर भविष्य में जेनोसाइड की तरह, अगर पहले जेनोसाइड का भी नहीं था, हत्या का था, सुसाइड का था, लेकिन जेनोसाइड के लिए नहीं था, उसमें और कई सारे प्रावधान थे। लेकिन अब जेनोसाइड क्राइम हो गया है, मानवता के प्रति अपराध हो गया है और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट तक में उसकी सुनवाई होती है। अगर इकोसाइड पे भी कानून बनाने की बात हो रही है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोई इस तरह से हो गया, तो भारत को भी उसी दिशा में प्रयास करने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए आज यही 4 टॉपिक हो गया है। इसका जो PDF फॉर्म है वो आपको लिंक में मिल जाएगा। ठीक है, और आप फिर, मैं जैसे कल बताया हूँ, मैं रोज़ बताता हूँ कि जो इसमें PDF है उसको लीजिएगा, मेरे लेक्चर को सुनिएगा और लेक्चर को सुन के PDF निकाल के उससे नोट्स बना लीजिएगा। और इस नोट्स का इस्तेमाल आप अपने जो बुक है, या जिसमें जैसे इन्वायरमेंट इकोलॉजी में पढ़ रहे हैं, वहाँ पर्यावरण विनाश, तो इसमें इकोसाइड वाला टर्म उसमें आप लिख लीजिएगा। ज़्यादा नहीं, 150 ये तो बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि आप लोगों को पढ़ने के लिए भी देना पड़ता है ना, तो आप लोग उसमें कुछ नोट्स बना लीजिएगा। ऐसा करके आप करेंगे तो इस क्लास का सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। और उम्मीद करते हैं कि यह क्लास आप लोगों के जो करंट अफेयर को लेकर, ख़ास तौर से जो उसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं, उनमें सार्थक प्रयास साबित हो सकता है। चलिए, धन्यवाद।